नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। सबसे पहले रुक करते हैं झारखंड का। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को धमकी भरा संदेशा भेजा गया। मंत्री ने बताया कि धमकी मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस को और झारखंड के डीजीपी को उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि धमकी भेजने वाले ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। इस पर रांची के विधायक सीपी सिंह, झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर गौर करने की अपील की है। आपको बता दें कि संजय सेठ को धमकी मिलने के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा, मालूम चला कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को धमकी भरा संदेश के साथ 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे तत्वों को बेनकाब करना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार से केंद्रीय मंत्री को उचित सुरक्षा प्रदान करने की अपील करता हूं। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। जान से मारने की धमकी के साथ में उनसे 50 लाख की फिरौती भी मांगी गई है। और रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि मालूम चला कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को धमकी भरा संदेश के साथ 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे तत्वों को बेनकाब करना चाहिए। सीपी सिंह ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच की मांग की है और इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से उन्हें उचित सुरक्षा देने की अपील की है। खबर झारखंड देवघर से है, जहां सारट प्रखंड क्षेत्र स्थित पथरड्डा गांव निवासी स्वतंत्रता सेनानी 102 वर्षीय कालीचरण तिवारी के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इस मौके पर सारट के झामुमो विधायक अपने समर्थकों के साथ उनके आवास पर पहुंचकर परिवार वालों को ढांढस बंधाते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आजादी के लिए तिवारी जी ने जज्बा दिखाते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि देशभक्ति का जज्बा स्वतंत्रता सेनानी कालीचरण तिवारी महज 17 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई में गजब का जज्बा दिखाते हुए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया था। स्वतंत्रता की लड़ाई में कालीचरण तिवारी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। रुक करते हैं बिहार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता से मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 23वीं बैठक हुई। मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार ने न्यासी परिषद की 22वीं बैठक की हुई कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और बताया कि हर बिंदु पर कार्यवाही का अनुपालन कर लिया गया है। मुख्यमंत्री राहत कोष की लेखा में प्राप्त राशि, वितरित राशि एवं शेष जमा राशि का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि 10 बाढ़ प्रभावित जिलों में 100 बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण के लिए अब तक आपदा प्रबंधन विभाग को 99 करोड़ 43 लाख 91 हजार 35 रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है। 77 बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। शेष बचे बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष बचे बाढ़ आश्रय स्थलों का निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। ऑनलाइन सट्टेबाजी महादेव ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में करीब 388 करोड़ रुपए की नई संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने इस मामले में बताया कि छत्तीसगढ़ के कई उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के कथित रूप से शामिल होने के आरोप हैं। ईडी ने इस जांच के दौरान कई ऐसे आदेश जारी किए हैं। अब तक 2295 करोड़ से ज्यादा रुपए की संपत्ति फ्रीज या कुर्क या जब्त की गई है। खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से है। बालोद जिले के 4 संग्रहण केंद्र, जिनमें मालीघोरी, जगतरा, फंडा और धोबनपुरी में बीते 3 दिनों से सैकड़ों की संख्या में धान से भरी ट्रक खड़ी हुई है।
माली घोरी और जगतरा संग्रहण केंद्र के बाहर तो 120 से अधिक ट्रक धान से भरी खड़ी हुई है। 3 दिनों से ट्रकों को खाली नहीं किया जा रहा है। मौसम के बिगड़े मिजाज और संग्रहण केंद्रों में कैम, कवर, भूसा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से डीएमओ द्वारा धान को खाली नहीं करवाया जा रहा है। माली घोरी और जगतरा संग्रहण केंद्र के बाहर बीते 3 दिनों से धान से भरी ट्रकें खड़े रहने से ट्रक मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं परिवहन संघ ने डीएमओ पर अनियमितता बरतने सहित कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जिला विपणन सिर्फ 5 दिनों में ही परिवहन कार्य की व्यवस्था लड़खड़ा गई है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में धान खरीदी बंद होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट से अधिक धान होने से जाम की स्थिति बनी हुई है, जिसे देख समिति प्रबंधक ने तेज गति से धान उठाने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दूसरी तरफ संग्रहण केंद्रों में धान संग्रहित करने का कार्य लड़खड़ा गया है। माली घोरी और जगतरा संग्रहण केंद्रों में अव्यवस्था होने से बीते 3 दिनों से 120 से अधिक धान से भरी ट्रकें बाहर खड़ी हुई हैं। वहीं इस पूरे मामले में डीएमओ कुछ भी कहने से बचता हुआ नजर आ रहा है। जांजगीर कचहरी चौक में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आदमकद मूर्ति का अनावरण नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़वाल द्वारा निर्धारित समय पर किया गया। ये कार्यक्रम वर्षों से अटका हुआ था। हालांकि इस अनावरण को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी युवा मोर्चा ने आरोप लगाया कि मूर्ति अनावरण में कांग्रेसीकरण किया गया है। इसके चलते नगर पालिका सीएमओ ने प्रेस नोट जारी कर कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की। इसके बावजूद कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद 3 कांग्रेसी विधायकों की उपस्थिति में मूर्ति का अनावरण संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक व्यास कश्यप ने कहा कि इस कार्यक्रम को राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रशासन ने कार्यक्रम को अनुचित बताते हुए दोबारा एक भव्य अनावरण कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है। इस विवाद ने स्थानीय स्तर पर राजनीति को गरमा दिया है और अनावरण के औपचारिक आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर महाराष्ट्र से। पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बेकाबू ट्रेलर रफ्तार से इस फूड मॉल में दाखिल हो गया। इस हादसे में एक युवक की इस ट्रेलर के नीचे आने से जगह पर ही मौत हो गई। दरअसल जब पुणे से मुंबई की दिशा में जाने वाले यात्री इसी एक्सप्रेसवे हाईवे पर स्थित फूड मॉल पर खाने पीने के लिए रुके हुए थे, तभी अचानक से तेज रफ्तार ट्रेलर बड़े से कंटेनर के साथ मॉल के बाहर खड़े 3 वाहनों से भिड़ते हुए सीधे फूड मॉल के अंदर दाखिल हो गया। इस मॉल के अंदर बनाए गए 5 छोटे बड़े रेस्टोरेंट इसका शिकार हो गए हैं। इस दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं वो रेस्टोरेंट। और आपको बता दें कि इस दौरान फूड मॉल में मौजूद यात्रियों को पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी और अपने साथ सफर करने वाले लोगों की जान कैसे बचाई जाए। इस बेकाबू ट्रेलर के नीचे आने की वजह से फूड मॉल में काम करने वाले इंद्रदेव पासवान नामक रेस्टोरेंट के कर्मी की जगह पर ही मौत हो गई। वहीं भगदड़ में करीब 15 यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इस दुर्घटना की जानकारी पता चलते ही एक्सीडेंट रेस्क्यू टीम और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस घटनास्थल पर दाखिल हो गई, जहां पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर का ब्रेक फेल होने की वजह से वह बेकाबू हो गया था। पहले तो इस फूड मॉल के बाहर खड़ी 3 गाड़ियों से ये ट्रेलर टकराया, तो बाद में वो सीधे इस फूड मॉल के अंदर रफ्तार से दाखिल हो गया। फिलहाल इस मामले में खपौली पुलिस ट्रेलर चलाने वाले विपिन यादव निवासी जौनपुर बिहार राज्य के रहने वाले चालक को हिरासत में ले लिया गया है। डोंबिवली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के दोबारा चुने जाने के बाद डोंबिवली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। शालिनी सिंह सहित स्थानीय भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो पर 51 लीटर दूध का अभिषेक किया। यह आयोजन शहर के प्रमुख चौराहों पर किया गया। आपको बता दें कि ये आयोजन शहर के प्रमुख चौराहे पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक
इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उत्सव मनाया और एकजुटता का संदेश दिया। इस मौके पर रागिनी सिंह, महिला वार्ड अध्यक्ष, ने कहा कि ये अभिषेक जनता की उम्मीदों और भाजपा की नीति और नेतृत्व के प्रति विश्वास का प्रतीक है। इस आयोजन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए फडणवीस सरकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और इसे महाराष्ट्र के विकास का नया युग बताया। आयोजन के अंत में सभी ने एकजुट होकर महाराष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने का संकल्प लिया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में 100 से अधिक किसानों ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड उनकी उस जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा है जिस पर वो कई पीढ़ियों से खेती करते रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये दावा छत्रपति संभाजी नगर स्थित महाराष्ट्र राज्य वक्फ अधिकरण में दायर किया गया है और कुल 300 एकड़ जमीन रखने वाले 103 किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं। किसानों ने बताया कि ये जमीनें पीढ़ियों से हमें विरासत में मिली हैं, ये वक्फ संपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमें न्याय दे। इस मामले पर अदालत में 2 सुनवाई हो चुकी हैं और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। बात करते हैं हरियाणा की। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर गीता ज्ञान संस्थान में दिव्य गीता ज्ञान सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि जब से गीता जयंती महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, तब से कोई न कोई देश पार्टनर कंट्री लिया जाता है। उस देश की संस्कृति से जुड़ने और देखने का मौका हरियाणा सहित देशवासियों को मिलता है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में पहुंच रहे हैं और जब पहले प्रधानमंत्री पानीपत में आए थे तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और अब 9 दिसंबर को पानीपत की धरा से ही देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजना का शुभारंभ करेंगे। बात करते हैं पंजाब की। सोशल मीडिया पर धोखा देकर ठगी मारने के मामले लगातार सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी झांसे में आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर झांसा देने का एक और ऐसा मामला पंजाब के मोगा से सामने आया है, जिसको सुनकर आपको और भी हैरानी होगी। दरअसल जिला जालंधर की तहसील नकोदर के अधीन पड़ते गांव मड़ियाला के दीपक कुमार, जो कि दुबई में नौकरी करते हैं, सोशल मीडिया पर एक लड़की काल्पनिक नाम से मनप्रीत कौर के साथ दोस्ती हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। लेकिन दोनों एक दूसरे को ना तो कभी मिले और ना ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। आज शादी का दिन था और शादी मोगा के रोज गार्डन पैलेस में होनी तय थी। दूल्हा पूरी बारात लेकर मोगा करीब 12 बजे पहुंच गया, लेकिन मोगा आकर पता चला कि इस नाम का कोई पैलेस भी नहीं है और जब लड़की को फोन किया तो बस उन्होंने कहा कि आप यहाँ रुको, हम आपको लेने आ रहे हैं, और उसके बाद फोन बंद कर दिया। दूल्हा अपने करीबी और बारातियों को साथ लेकर दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे भूखे प्यासे लोहारा चौक में खड़ा रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर आखिरकार 6 बजे उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जब दूल्हे दीपक और उसके पिता प्रेमचंद्र से थाने में मीडिया ने बात की तो दूल्हे दीपक ने बताया कि वह तहसील नकोदर के गांव मड़ियाला महतपुर के पास के रहने वाले हैं और दीपक दुबई में किसी कंपनी में काम करता है। उसका काल्पनिक नाम मनप्रीत कौर से सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हो गई और लड़की से शादी की बातें भी पक्की हो गई और लड़की ने 50-60 हजार रुपए भी मंगवाए खर्चे के लिए। वहीं आज का दिन भी पक्का हो गया शादी का और पूरा दिन 100 के करीब बाराती लड़की वालों का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई नहीं आया और आखिरकार जो उनके साथ हुआ वो अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को इसकी शिकायत दी। खबर है उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र और प्रदेश की सरकार को घेरने का काम कर रही है। फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गोरखपुर जिले में आंदोलन की तैयारियां की जा रही थी, जिसकी भनक जिला प्रशासन को लगने पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उनके घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि तानाशाह सरकार की इतनी तानाशाही रवैया है कि हम गीड़ा थाना
क्षेत्र में हुई हत्या आगजनी के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए एक डेलीगेशन आज जाने की तैयारी में था कि आज सुबह सभी जाने वाले डेलीगेशन कार्यकर्ताओं के घर पर भारी पुलिस बल सुबह 6 बजे से ही पहुंच गया है। इस सरकार में अपनी आवाज उठाना और किसी की सहानुभूति में जाना अपराध माना जा रहा है। भारी मात्रा में आज पुलिस बल लग गई है और सभी को घर पर ही होम अरेस्ट कर लिया गया है। वहीं निर्मला पासवान ने कहा कि सरकार की हिटलरशाही से लोगों की आवाज दबाने की पुलिस के बल पर की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। अलीगढ़ के तहसील इगलास में स्थित मंगलायतन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा। अलीगढ़ और एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी के संयुक्त जिम्मेदारी में 18वां वार्षिक अधिवेशन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें बायोफार्मास्यूटिकल और ट्रांसलेशन रिसर्च में उभरते रुझान एवं मानव स्वास्थ्य के लिए अनुसंधान विषय पर चर्चा होगी। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन युवा वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सम्मेलन में भारत के विभिन्न प्रदेशों के साथ ही यूएसए, कोलंबिया, तंजानिया, नेपाल आदि देशों के वैज्ञानिक भाग लेंगे। यह जानकारी मंगलायतन विश्वविद्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर पीके दशोरा ने दी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 19, 20 और 21 दिसंबर को विभिन्न सत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय के सभागार में किया जाएगा। सनातन धर्म रक्षा समिति द्वारा आयोजित एक बड़ी जनसभा में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में जोरदार आवाज उठाई गई। नोएडा के सेक्टर 33 में आयोजित इस विरोध सभा में नोएडा के सांसद महेश शर्मा सहित कई हिंदू संगठनों के नेता और साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान नोएडा पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात दिखी। सांसद महेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के खिलाफ हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की जाती है। उन्होंने भारत सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की है। विरोध सभा में भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्र हुए और अपनी पीड़ा को आवाज दी। बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न को लेकर राजधानी लखनऊ में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करने की मांग की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा वैश्विक स्तर पर गूंज रहा है। हिंदू संगठन लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं। भारत सरकार से इस मामले पर दखल देने की लगातार अपील भी की जा रही है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में सूबे के मुखिया योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की सख्ती के बावजूद जिले में तैनात विद्युत कर्मी निजीकरण के विरोध में बैठकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी विद्युत उपकेंद्र में निजीकरण के विरोध में बड़ी संख्या में बैठकर नारेबाजी कर धरने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। विद्युत कर्मियों की नारेबाजी को देख पुलिस और प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। दरअसल शहर के दक्षिणांचल विद्युत उपकेंद्र कीरत सागर परिसर में बैठे विद्युत कर्मी एक साथ आवाज बुलंद कर निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। हालात ये हैं कि आवाज दो हम एक हैं, चल फिरंगी निजीकरण की नहीं चलेगी जैसे नारे लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के खानपुर दिलवल गांव के प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक पर बच्चों को कमरे में बंद कर जमकर पिटाई करने का आरोप लगाया गया है। गुस्साए अभिभावकों और ग्रामीणों ने शनिवार को बच्चों को लेकर थाने पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी और मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की है।
थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के नवीन मंडी स्थित की घटना पर पुलिस लीपापोती कर रही है। दरअसल पिछले दिनों चाकूधारी ने दुकान में घुसकर व्यापारी से चाकू के दम पर रंगदारी मांगी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मगर पुलिस गुंडे को शराबी बताकर पुलिस पल्ला झाड़ रही है। वहीं पुलिस के रवैये से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।